क्या दोस्तों आपको पता है प्रति वर्ष पाई अप्रूवल डे कब मनाया जाता है? सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? देश का पहला संस्कृत चैनल कहां खुलेगा? ऐसे ही 16 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 22 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो कहां शुरू हुआ? हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय एयर शो शुरू हुआ है। कहां पर? रूस देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। और रूस देश में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय एयर शो में हमारे भारतीय वायुसेना के यह हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, रूस के मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो में भारत की तरफ से पहली बार कौन भाग ले रहा है? भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर का एक दस्ता वो इस इवेंट में भाग ले रहा है। एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर दस्ते में शामिल देश में बने 4 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अपने करतब दिखाएंगे। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में बने यह 4 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी अपने करतब दिखाएंगे, यानी कि हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो कब तक चलेगा? 20 से 25 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और 25 जुलाई तक यह इंटरनेशनल एयर शो जारी रहेगा। और यह कहां आयोजित किया गया है? यह एयर शो रूस में कहां आयोजित किया जा रहा है? जुकोवस्की अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। कहां पर? जुकोवस्की अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह अंतरराष्ट्रीय एयर शो हाल ही में शुरू हुआ है, 25 जुलाई तक चलेगा। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बकरीद का त्योहार हिजरी के किस महीने में मनाया जाता है? बकरीद का त्योहार कल ही हमारे भारत देश में मनाया गया और सार्वजनिक छुट्टी भी थी। तो बकरीद का त्योहार हिजरी के जू अल हज्जा के महीने में मनाया जाता है और यह हिजरी का आखिरी महीना है। क्या? जू अल अज्जा यह हिजरी का आखिरी महीना है और इस महीने में मनाया जाता है बकरीद का त्योहार। ईद अल अज्हा या बकरीद इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद यह त्योहार मनाया जाता है। क्या? यह रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद यह बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। तो यह हिस्ट्री से जुड़ी हुई घटना है। याद रख लीजिए कि बकरीद का त्योहार क्यों मनाया जाता है। और मुस्लिम समुदाय के लिए यह त्योहार ईद उल फित्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार होता है। क्या? ईद उल फित्र के बाद यह बकरीद मुस्लिम समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। हिजरी या इस्लामी पंचांग को जिसे हिजरी काल दर्शक भी कहते हैं, एक चंद्र काल दर्शक है जो न सिर्फ मुस्लिम देशों में प्रयोग होता है बल्कि इसे पूरे विश्व के मुस्लिम भी इस्लामिक धार्मिक पर्वों को मनाने का सही समय जानने के लिए प्रयोग करते हैं इस्लामी पंचांग का। और यह चंद्र काल दर्शक है जिसमें वर्ष में 12 मास एवं 354 या 355 दिवस होते हैं, क्योंकि यह सौर काल दर्शक से 11 दिवस छोटा है। जिस तरह हमारा एक साल होता है 365 दिवस का, लेकिन यह चंद्र काल दर्शक है और यह दोस्तों हिजरी यानी कि 355 या 354 दिवस का एक साल होता है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अपनी राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया है? इमेज में आप देख सकते हैं बहुत सी फैसिलिटीज से युक्त यह एक इलेक्ट्रिक बस और इसका हाल ही में सफल परीक्षण शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में यह इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया। बहुत जल्द राज्य के 14 शहरों में ये बसें चलने लगेंगी। कितने? हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 14 शहरों में इसी तरह की इलेक्ट्रिक बस की सर्विस शुरू होने जा रही है। परीक्षण के दौरान प्रतिदिन 4 बसें लगभग 180 किलोमीटर तक चलेगी और सफल परीक्षण के बाद 700 बसें चलने शुरू हो जाएंगी। कितनी? यह उत्तर प्रदेश में तकरीबन 700 इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेगी जल्द ही। इसका मकसद क्या है? हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाना, यानी कि प्रदूषण को कम करना। और इन एसी लग्जरी बसों में आरामदायक सीटें हैं। इनमें सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाई गई है, सीसीटीवी कैमरा की भी व्यवस्था है और इन बसों में पैनिक बटन और ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं। क्या? ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं। इसी तरह की सभी फैसिलिटीज के साथ यह इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण किया गया है लखनऊ में। चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? आपको शायद दोस्तों लगता होगा कि हमारे भारत देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, लेकिन नहीं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान देश में। कहां पर? जापान देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश। लेकिन यह जापान देश और भूकंप करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि राजस्थान में भूकंप के झटके बीकानेर के पास केंद्र था। इसी तरह की खबर कल आपने सुनी होंगी और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में किस देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो देश में 3 जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले मेघालय में भूकंप के झटके आए, इसके कुछ घंटे बाद लेह लद्दाख और फिर थोड़े समय के बाद राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसीलिए मैंने आपको भूकंप से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन बताया है। भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसका कारण है यहाँ मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या? यह जो जापान देश है वो हमारे धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ एक देश है और इसीलिए सबसे ज्यादा भूकंप हमारे यह एशिया के जापान देश में आते हैं। और यह प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक भूकंपों का केंद्र बन जाता है। और भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र को सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, एमलेक्स नामक उपकरण किसने विकसित किया है? इमेज में आप देख सकते हैं, एमलेक्स नामक एक उपकरण विकसित किया है हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने एमलेक्स नामक यह उपकरण विकसित किया है। तो इस उपकरण से क्या फायदा होगा? देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने यानी कि आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए एमलेक्स नामक उपकरण विकसित किया है। मकसद क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग की क्षमता 3 गुना बढ़ाने में यह उपकरण मदद करेगा, जिसका नाम है एमलेक्स। और अपनी तरह का यह पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। और यह उपकरण यात्रा के दौरान रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन की बचत होगी और बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। कोविड-19 में हमने सबने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ती है, सही है ना? और यह उपकरण जो खोजा गया है वो इसमें मददगार होगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जंगलों में लगी आग में 3 लाख एकड़ जमीन चपेट में आ चुकी है? हाल ही में अमेरिका देश के जंगलों में लगी आग में तकरीबन 3 लाख एकड़ जमीन चपेट में आ चुकी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के ओरेगन प्रांत के जंगलों में लगी आग में 3 लाख एकड़ जमीन चपेट में आ चुकी है और आग की वजह से हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है। ओरेगन प्रांत के इतिहास में यह सबसे भयानक अग्नि दुर्घटना है। क्या? ओरेगन प्रांत के इतिहास में यह सबसे भयानक अग्नि दुर्घटना है।
और आगे मैं आपको बताऊं तो आग बुझाने में 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स लगे हैं। 6 जुलाई से लगी इस आग में लॉस एंजेलिस शहर से अधिक का इलाका नष्ट हो चुका है। कम से कम 160 घर और इमारत भी नष्ट हो चुके हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी यह दोस्तों दुर्घटना हाल ही में आकार ले रही है अमेरिका में। और इस वर्ष जंगलों में 4000 से अधिक आग लगने की घटनाएं दर्ज की जा चुकी है और यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। यानी कि हमारा भारत देश हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका, आग लगने की जो दुर्घटनाएं हैं इसमें 2 गुना वृद्धि हुई है। सातवां क्वेश्चन, यूनेस्को ने निम्न में से किस शहर को ऐतिहासिक शहरी भू परिदृश्य परियोजना के लिए चुना है? हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा, यह दोनों मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर है, उन्हें ऐतिहासिक शहरी भू परिदृश्य परियोजना के लिए चुना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और दोस्तों यूनेस्को ने अजमेर को पहले ही इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर और ओरछा के लिए यूनेस्को की इस परियोजना की शुरुआत की। शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर ऐसे शिवराज सिंह चौहान ने। और भारत में अजमेर और वाराणसी समेत दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल है। ओरछा और ग्वालियर को 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। तो यह हमें याद रख लेना है, ओरछा को 7वें और ग्वालियर को 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। और इन शहरों के विकास और प्रबंधन की योजना यूनेस्को तैयार करेगी। कौन? अब जिम्मेवारी होगी यूनेस्को की और साथ में हमारी केंद्र सरकार और राज्य की सरकार सहयोग करेगी। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के साथ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी सृजित हो गए। और यहाँ हम देख सकते हैं यह है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अगल बगल में 5 राज्य स्थित है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। और ऐतिहासिक शहरी भू परिदृश्य परियोजना वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। कब? 2011 में यह योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक शहरों की संस्कृति और धरोहर को संरक्षित रखते हुए उनका समग्र और योजनाबद्ध विकास किया जाता है, जिसमें यूनेस्को योगदान देता है। 8वां क्वेश्चन, पाई अप्रूवल डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष पाई अप्रूवल डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 जुलाई को पाई अप्रूवल डे मनाया जाता है। आपने कहीं मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पाई का मूल्य कितना होता है? 3.14। तो यहां से भी आंसर पता आपको चल जाएगा। और इसी तरह भी आपने कहीं मूल्य पाई का देखा होगा। तो यह 3 बोले तो तीसरा मंथ यानी कि मार्च मंथ की 14 तारीख को पाई डे मनाया जाता है। और यह 7वां मंथ कौन सा है? जुलाई के 22 तारीख को पाई अप्रूवल डे मनाया जाता है। तो यहां आंसर आपके सामने हो गया क्लियर। हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया? यह बात भी मैंने आपको 15 मार्च के करंट अफेयर में बताई थी। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया था। लेकिन यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पाई दिवस का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 1989 में लैरी शो द्वारा यह पाई दिवस का विचार सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। और इस चिन्ह यानी कि पाई का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? 1706 में विलियम जोन्स द्वारा पहली बार यह पाई का उपयोग किया गया था। इस तिथि के समीपवर्ती एक और तिथि है 22 जुलाई। क्या? 22 जुलाई जो पाई एप्रोक्सीमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयोग से प्रख्यात भौतिकविद और चिंतक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म दिवस 14 मार्च 1879 भी है। 14 मार्च बोले तो 3.14 क्लियर। और ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। तो यह जो इनकी व्याख्या की गई है वो भी याद रख लीजिए। ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। और जिक्र किया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो इनका एक फेमस कोट है जो मोटिवेशनल है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब यह है कि उसने कभी सीखने के लिए कुछ नया नहीं किया। क्या? जिस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने सीखने के लिए कुछ नया नहीं किया। यह फेमस कोट है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का। 9वां क्वेश्चन,
रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट का संबंध निम्न में से किससे है? आपने कहीं AIR न्यूज देखा होगा, सुना होगा। आपके पास यदि रेडियो है तो आपको रेडियो समाचार में यह शब्द सुनाई पड़ते होंगे कि हाल ही में रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका संबंध किससे है? बारिश। बिल्कुल सही पकड़े, बारिश सही आंसर है, लेकिन चक्रवात में भी रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाते हैं। जल्दबाजी में आप बारिश लिखकर आओगे तो एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बारिश हो या चक्रवात हो तो हमारे भारत के मौसम विभाग द्वारा इसी तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A और B दोनों। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिलों में आज अत्यधिक वर्षा के अनुमान व्यक्त किया गया है और इसी के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे जीके बेस्ड है। मुंबई के लिए आज से अगले 2 दिन तक अधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात तौकते को लेकर गुजरात, केरल, लक्षद्वीप में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो आपको आंसर पता चल गया कि हैवी रेन के चलते यह रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो चक्रवात तौकते को लेकर भी गुजरात, केरल, लक्षद्वीप में रेड अलर्ट जारी किया गया था। तो चक्रवात को लेकर भी इसी तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने जा रही है मथुरा में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मथुरा। यहां पर पढ़िए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर? मथुरा में। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी। यह निर्णय ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए भविष्य की तैयारी की दृष्टि से लिया गया है। यानी कि प्रदूषण भी कम होगा और इसी के साथ साथ जो हमारा भारत देश का टेम्परेचर है, तापमान है, जो दोस्तों समर सीजन में काफी हाई हो जाता है। तो इसी तरह के जो काम किए जा रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएंगे। तो यह परियोजना भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। इससे पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाली ग्रे हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की भी घोषणा की गई थी। और यहां हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली गैस और तेल कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष है। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। 11वां क्वेश्चन, उच्च शक्ति वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु किसने विकसित किया? हाल ही में उच्च शक्ति वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया है हमारे DRDO ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DRDO। DRDO का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और हमारे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हमारा DRDO काम करता है। उन्होंने हाल ही में एक बीटा टाइटेनियम नामक मिश्र धातु की शोध की है, खोज की है। भारत के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा एक उच्च शक्ति टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की गई है। इस मिश्र धातु को एरोस्पेस संरचनात्मक फॉर्जिंग में अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। और टाइटेनियम मिश्र धातु के गुण की बात करें तो टाइटेनियम मिश्र धातु अपने लचीलापन, उच्च शक्ति, फ्रैक्चर मजबूती के कारण अद्वितीय है, जो इसे विभिन्न विमान संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए फायदेमंद बनाते हैं। यानी कि अपनी जो अंतरिक्ष मिशन है इसमें यह जो बीटा टाइटेनियम की खोज की गई है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। 12वां क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया है?
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे भारत के आर्थिक विकास अनुमान को घटाकर 11 से घटाकर कर दिया है 10%। यानी कि हमारे भारत देश की जीडीपी 10% रहेगी, इसी तरह का अनुमान लगाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10%। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है और यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारा जीडीपी ग्रोथ जो 11% होने वाला था, कोरोना के चलते इसको घटाकर कर दिया है 10%। और यहां हम बात करते हैं एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। लेकिन स्थापना कब हुई? दिसंबर 1966 में। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। और एडीबी के कुल सदस्य देश कितने हैं? 68। इनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। 13वां क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो कहां के नए राष्ट्रपति होंगे? इमेज में आप देख सकते हैं पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में पेरू देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेरू देश। यहां पर देखिए मैप में कि यह है पेरू देश और यह इनके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर चिली, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर, इतने देशों से सटा हुआ यह पेरू देश, जिसकी कैपिटल का नाम है लिमा। लेकिन पेरू हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आया है? पेरू के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो को पेरू के नए राष्ट्रपति चुनाव के रूप में घोषित किया गया। चुनाव में कैस्टिलो के दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी कैलिको फुजीमोरी को हराया। यानी कि पेड्रो कैस्टिलो ने किसको हराया है? कैलिको फुजीमोरी को हराया है। यह है पेड्रो कैस्टिलो। और कैस्टिलो ने पेरू के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का वादा करके राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार किया था, जो मंदी की चपेट में है। क्या यह पेरू देश वर्तमान में मंदी की चपेट में है? और कोरोना के कारण सबसे अधिक मृत्यु भी यह पेरू देश में हो रही है। पूरे विश्व में कोविड-19 का सबसे ज्यादा निधन रेट है, वो भी है पेरू देश में। तो कोविड-19 से पेरू की प्रति व्यक्ति मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक है और कैस्टिलो ने इस कष्टदायक स्थिति को सुधारने का वादा किया है और इसीलिए शायद उन्होंने यह चुनाव जीत लिया। 14वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसको सदस्यों के रूप में शामिल किया है? हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड यह तीनों देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। किसको? मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और ताजिकिस्तान को। और मंगोलिया और ताजिकिस्तान एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य है। यानी कि मंगोलिया हमारा एशिया का 22वां सदस्य देश बना है आईसीसी का, और ताजिकिस्तान 23वां, और स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य है। आईसीसी के साथ अब कुल 106 सदस्य देश है, जिसमें 94 सहयोगी भी शामिल है। और आईसीसी का जिक्र किया गया तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यूएई के दुबई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और आईसीसी के उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा, इमेज में आप देख सकते हैं। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और वो किस देश के हैं? वो है न्यूजीलैंड देश के। और आईसीसी के वर्तमान सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मनु साहनी नहीं लिखना है, ओके, चेंज हो गए हैं। 15वां क्वेश्चन, देश का पहला संस्कृत चैनल कहां खुलेगा? हमारे भारत देश का पहला संस्कृत चैनल खुलने जा रहा है उत्तराखंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। देश का पहला संस्कृत चैनल उत्तराखंड संस्कृत विवि में जल्द खुलेगा।
संस्कृत चैनल की स्थापना करने से देवभूमि की द्वितीय राजभाषा यानी कि संस्कृत को प्रचार भी मिलेगा। और इस संस्कृत चैनल का नाम क्या है? संस्कृत संस्कृति होगा। यह हमारे भारत देश की पहली संस्कृत लैंग्वेज की यह चैनल, जिसका हाल ही में शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में, और नाम क्या रखा जाएगा? संस्कृत संस्कृति चैनल का नाम होगा। और यहाँ पर इस टाइटल को पढ़िए जो न्यूज़पेपर में यह कटिंग्स थी। हरिद्वार में देश का पहला संस्कृत चैनल जल्द खुलेगा और 7 साल में चढ़ी योजना सिरे, यानी कि 7 साल बाद एक बार फिर से यह काम फिर से शुरू किया गया है। वर्ष 2014 में अपर मुख्य सचिव संस्कृत शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में पहली बार चैनल खोलने के प्रस्ताव को लाया गया। 16वां क्वेश्चन, सुनवाई की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना? हमारा भारत देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट जिन्होंने सुनवाई की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की है, और यह पहला हाईकोर्ट बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई का यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गया है। कोर्ट की कार्यवाही अब आमजन भी लाइव देख सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना ने यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग का आरंभ कराया। क्या लाइव स्ट्रीमिंग का ओपनिंग किसने कराया है? एन.वी. रमन्ना ने। और रमन्ना खुद वर्चुअल तरीके से 17 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट की सुनवाई के जीवंत प्रसारण के गवाह बने थे। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज और ई कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह ने भी यह लाइव स्ट्रीमिंग देखा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक रेल कंट्रोल सेंटर, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? हमारा भारत देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक रेल कंट्रोल सेंटर प्रयागराज में निर्मित हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्रयागराज। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है अंकुर परेख, रेखा नीनामा, चेतन जे राजपूत, एच.आर. हंसा, रोशनी प्रजापति। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है प्रयागराज। हमारे और भी फ्रेंड है एम.जे. वेब टेम्पलेट, यह हमारे एक नए सब्सक्राइबर फ्रेंड है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही और हमारे चैनल में आपका स्वागत। हर्षा चुडासमा, अच्चू मुकेश, सेनवा संजय, भाविक चौधरी, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। तो मेहुल परमार और सतिंदर निर्मल ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है प्रयागराज, जो पहले नाम था इलाहाबाद और बदल गया है प्रयागराज। ओके, और अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आज का वीडियो का क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले में किस गांव में बालिका पंचायत शुरू हो गई है, यानी कि शुरू की गई है? गुजरात के कच्छ जिले में किस गांव में बालिका पंचायत शुरू की गई? सही गांव का नाम चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास तौर पर पंचायती राज से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।